Good evening, students. So this is our lecture number 7 on the Code of Civil Procedure 1908. तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने अपनी सेक्शन 9 की डिस्कशन को शुरू किया था दैट रिलेट्स टू सूट्स ऑफ सिविल नेचर. इसमें हमने अब तक क्या समझा है? हमने इसमें यह समझा था कि सेक्शन 9 की जो प्लेन रीडिंग है वो ये सिग्निफाई करती है कि जो भी सिविल कोर्ट है वो किसी भी सूट ऑफ सिविल नेचर को ट्राई कर सकता है. लेकिन जो ये अनलिमिटेड पावर दी गई है सिविल कोर्ट्स को कि वो किसी भी नेचर के सिविल सूट को इंटरटेन कर सकते हैं, ये अनफेटर्ड नहीं है, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है. इसके ऊपर हमने कुछ फेटर्स लगा दिए हैं. क्या फेटर्स लगाए हैं? पहला कि अगर वो उसके जुरिस्डिक्शन में फॉल नहीं करता है. जुरिस्डिक्शन हम लोग ये कैसे समझा कि जुरिस्डिक्शन फॉल नहीं करता है? क्योंकि उसमें ये चीज क्लियरली लिखा हुआ है सेक्शन 9 के अंदर कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेन, दैट इज सीबीसी. ठीक है. उसका नेक्स्ट हमने समझा था कि ईदर इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली बार्ड. क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो सिविल सूट को ट्राई नहीं कर सकते, या फिर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उस सिविल कोर्ट को बार किया गया है उस पर्टिकुलर सूट को इंटरटेन करने से. ठीक है. तो जब हम इसकी डिस्कशन को कर रहे थे तो हमने ये समझा था कि अगर कोई सिविल सूट किसी गलत जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में फाइल हो जाता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं. पहला आपका ऑप्शन होता है रिटर्न ऑफ प्लेंट, दैट इज गवर्न अंडर ऑर्डर 10. मैं इसको 10 ऐसे लिख रहा हूं, आप लोग रोमन नंबर में लिखेंगे, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं. ऑर्डर 10 ऑर्डर 10 कह दिया, आई एम सो सॉरी. ऑर्डर 7, रूल 10, 10A एंड 10B. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या होता है? विड्रॉल ऑफ सूट, अगर गलत जुरिस्डिक्शन में फाइल हो गया है. ये कौन गवर्न करता है? ऑर्डर 23, रूल 1, सब रूल 3. और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है? ट्रांसफर ऑफ सूट, दैट इज गवर्न अंडर सेक्शन 24 क्लॉज 5. ठीक है. तो हमने ये समझा था कि अगर गलत जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया गया है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे. ठीक है. तो जब मैं ये डिस्कशन आपसे कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये बहुत सारे वास्ट टॉपिक हैं, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो इनको एक ही लेक्चर में कवर नहीं किया सकता था, तो एक एक करके हम इनको कवर करेंगे. सबसे पहले आज हम लोग करेंगे रिटर्न ऑफ प्लेंट. ठीक है. अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. मैं जो भी ये लेक्चर सीरीज़ बनाता हूँ इसके नोट्स आपको फ्री ऑफ चार्ज उस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है. एंड अगेन मैं एक चीज़ रिपीट करूँगा कि जब मैं ये लेक्चर्स आपके लिए बनाता हूँ तो प्लीज़ आपको कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. ठीक है. जो भी आपके डाउट होंगे उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंटरटेन कर दूंगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. रिटर्न ऑफ प्लेंट. रिटर्न ऑफ प्लेंट. अब रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या होता है? ठीक है. अब रिटर्न ऑफ प्लेंट जो है उसको गवर्न किया जाता है बाय ऑर्डर 7 रूल 10 टू 10B. रिटर्न ऑफ प्लेंट की एक सिचुएशन में हम लोग एंटर कब करते हैं? एंटर हम तब करते हैं जब कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर, पेक्यूनरी या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं होती है तो. ठीक है. अच्छा, एक बात बताइए, ये ऑब्जेक्शन कि किसी पर्टिकुलर कोर्ट के पास उस पर्टिकुलर सिविल सूट को एंटरटेन करने की अथॉरिटी नहीं है, ये ऑब्जेक्शन रेस कौन करेगा? ये ऑब्जेक्शन डिफेंडेंट रेस करेगा. ठीक है. ये ऑब्जेक्शन डिफेंडेंट रेस करेगा. भैया एक बात बताओ, प्लेंटिफ क्यों रेस करेगा? प्लेंटिफ थोड़ी ना जाके बोलेगा कहीं पे सूट फाइल करके, अरे 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 आपके पास तो अथॉरिटी नहीं है इसको इंटरटेन करने की, एक काम करिए, मतलब मैं इसको हटा रहा हूँ. ऐसे प्लेंटिफ क्यों बोलेगा? ऑब्वियस सी बात है. ठीक है. हमने ये भी समझा था कि जो ये टर्म यूज किया गया सेक्शन 9 के अंदर कि जो जितने भी सिविल कोर्ट है वो किसी भी सूट और सिविल नेचर को इंटरटेन कर सकते हैं, ये क्यों यूज किया गया? बिकॉज प्रिजम्पशन कोर्ट का यही रहेगा, जब भी कोई सूट को फाइल किया जाएगा, जब भी प्लेंट को प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट में, प्रिजम्पशन कोर्ट का यही रहेगा कि भैया हमारे पास जुरिस्डिक्शन है टू इंटरटेन द प्रेजेंट सूट. ठीक है. अंटिल प्रूवन अदरवाइज, मतलब अगर डिफेंडेंट कोई ऑब्जेक्शन ना रेज कर दे. ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था अच्छे से. तो आज हम लोग रिटर्न ऑफ प्लेंट के डिस्कशन को शुरू करते हैं. इसको बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. ओके. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर 7 रूल 10.
आइए इसको पढ़ते हैं। रिटर्न ऑफ प्लेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 10A द प्लेंट शैल at any stage of the suit be returned to be presented to the court in which the suit should have been instituted। यहां पे क्या कह रहा है, that at any stage of the suit, at any stage of the suit, if the court is of opinion, if the court is of opinion कि जो पर्टिकुलर सूट है उसको किसी गलत कोर्ट में उसको फाइल कर दिया गया है, तो कोर्ट के पास यहां पे क्या अथॉरिटी है, यहां पर कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है दैट एट एनी स्टेज ऑफ द सूट दे मे रिटर्न द प्लेंट दैट वुड बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर कोर्ट, या फिर जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है टू एंटरटेन दैट पर्टिकुलर सिविल मैटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, मान लो एनआई का मैटर है, तो एनआई के मैटर को डील करने के लिए अलग से कोर्ट्स होते हैं। अब आपने उसको डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल कर दिया, डिस्ट्रिक्ट जज के पास इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है कि वो उसको ट्राई कर सकते हैं, प्रिजम्पशन यही चलेगा कि वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बाद में डिफेंडेंट ने ये डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन रेस किया कि भैया आप कैसे एनआई के मैटर्स को डील कर रहे हो, इसके लिए तो हमने अलग से कोर्ट बना के रखे हैं, तो वहाँ पे इसको ट्रांसफर करो। ठीक है, समझ में आ गया आपको? फिर से पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 10A the plaint shall at any stage of the suit be returned to be presented to the court in which the suit should have been instituted। shall का मतलब यहाँ पर ये है, हमने ये पढ़ा था ना उस वाले केस में यूनिचैम लैबोरेटरी वर्सेस रानी देवी में, हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देंगे। अगर किसी भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो उसको हम स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करेंगे, इसलिए यहाँ पे टर्म शैल हुआ है कि भैया अगर आपको पता चल गया किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उस मैटर को एंटरटेन करने की, तो आप तुरंत क्या करोगे, उसको प्रॉपर कोर्ट के पास रिटर्न कर दोगे जिसके पास जुरिस्डिक्शन है टू एंटरटेन द सूट। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन रूल 10A द प्लेंट शैल एट सूट बी रिटर्न टू, हाँ ठीक है, ओके, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स it is hereby declared that a court of appeal or revision may direct after setting aside the decree passed in a suit the return of the plaintiff under this sub rule। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई मान लो डिक्री पास हो गई, ठीक है, डिक्री सपोज जो है वो डिफेंडेंट के, इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो ए ने बी के अगेंस्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल किया, ठीक है, ए के फेवर में डिक्री आ गई, मतलब ए यहां पे कौन हो गया, डिक्री होल्डर, और बी यहां पे कौन हो गया, जजमेंट डेटर। ठीक है, ए के फेवर में डिक्री आ गई तो वो हो गया डिक्री होल्डर। अब बी एग्री फील करता है, वो फील करता है कि मेरे को यहां पर इस कोर्ट में न्याय नहीं मिला है, और वो अपील कर देता है। ठीक है, अब अपील करके उसने एपेलेट कोर्ट में ये इशू रेस किया कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट था उसके पास जुरिस्डिक्शन थी ही नहीं इस पर्टिकुलर मैटर को एंटरटेन करने की, तो उस केस में क्या होगा, एपेलेट कोर्ट या फिर जो रिविजनल कोर्ट है, अगर मान लो रिवीजन फाइल किया तो रिवीजन, और अगर अपील फाइल किया तो एपेलेट कोर्ट। ठीक है, जो एपेलेट कोर्ट है और जो रिविजनल कोर्ट है उनके पास ये अथॉरिटी है कि अपील में भी वो डिक्री को, देखिए यहां पे क्या लिखा है, on the judge shall endorse thereon the date of its present, sorry, I'm so sorry, explanation पढ़ रहे थे हम लोग। For the removal of doubts it is hereby declared that a court of appeal or revision may direct after setting aside the decree passed in a suit the return of the plaintiff under this sub rule। मतलब वो क्या करेंगे, वहां पर वो डिक्री को सेट असाइड कर देंगे, ठीक है, और जो पर्टिकुलर सूट है उसको प्रॉपर कोर्ट में भेज देंगे। मतलब एपेलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वहां पर भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी वो जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी और यहां पर इस मैटर को प्रॉपर कोर्ट में भेजने की आवश्यकता है। देखिए आप एक बार सब रूल 1 को ध्यान से पढ़ें, सब रूल ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा है, द प्लेंट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। मैंने आपको ये चीज बताया था शुरू में कि चाहे अपील हो, चाहे एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन हो, ठीक है, चाहे रिवीजन की एप्लीकेशन हो, ये सारी की सारी चीजें सूट की ही पार्ट होती हैं। तो क्या अपील जो है वो सूट का पार्ट है? बिल्कुल वो उसका पार्ट है। तो सूट सब रूल 1 ये तो क्लियर कर दे रहा है ना कि सूट किसी भी स्टेज पे
सूट के किसी भी स्टेज पे अगर ये पता लग जाए कि गलत जुरिस्डिक्शन में सूट को फाइल किया गया है, ठीक है, तो वहां पर उसको रिटर्न किया जा सकता है टू द प्रॉपर कोर्ट, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हुआ, अपील के स्टेज में या फिर रिवीजन के स्टेज में भी जो सूट है अगर पता चल जाता है कि गलत जुरिस्डिक्शन में फाइल हुआ था, तो वहां पे एपलेट कोर्ट या फिर रिविजनल कोर्ट भी उसको प्रॉपर कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। इतना आपको क्लियर हो गया एक्सप्लेनेशन। प्रोसीजर इसके सब रूल 2 पे आते हैं। प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग प्लेंट। On returning a plaint, the judge shall endorse thereon the date of its presentation and return, the name of the party presenting it, and a brief statement of the reasons for returning it. क्या बोल रहा है यहाँ पे सब रूल 2 रूल 10 का, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जब एक जज ये ओपिनियन बना लेता है कि ये पर्टिकुलर सूट गलत जुरिस्डिक्शन में फाइल किया गया था और देयर इज ए नीड टू रिटर्न द पर्टिकुलर सूट बिफोर द प्रॉपर कोर्ट, अगर उसने ये ओपिनियन बना लिया है तो वहां पर उसको पहले तो रीजन देना पड़ेगा कि हाउ द पर्टिकुलर कोर्ट केम टू द कंक्लूजन दैट द प्रेजेंट सूट हैज बीन फाइल्ड इन द रॉन्ग जुरिस्डिक्शन। उसको एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा वहां पर सबसे पहले तो, ठीक है। अब यहां पर जो टर्म यूज हुआ है द जज शैल इंडोर्स देयर ऑन द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न, इसका मतलब क्या है अब इसको थोड़ी देर में समझेंगे, आसान शब्दों में आपको समझा दूं। बेसिकली क्या होगा, जो कोर्ट है वो एक ऑर्डर पास करेगा, ठीक है, वो ऑर्डर में लिख देगा कि डेट ऑफ प्रेजेंटेशन क्या था, मतलब किस दिन को सूट इंस्टीट्यूट किया गया था, ठीक है। हाँ, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन हो गया, किस डेट को वो पर्टिकुलर सूट प्रॉपर कोर्ट में ट्रांसफर करने का ऑर्डर पास किया जा रहा है ये मेंशन किया जाएगा, जो पार्टीज हैं उनका नाम मेंशन किया जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ दिस मस्ट हैव टू बी अ स्पीकिंग ऑर्डर। ये सारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ये जो बेसिकली जो ऑर्डर जज पास करेगा ना, उसमें ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, तभी वो एक प्रॉपर ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है, जिसके बेसिस पर एक पर्टिकुलर सूट को आप रिटर्न कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? अभी हम इसको थोड़ी देर में समझेंगे कि यहां पर ये डेट ऑफ प्रेजेंटेशन और ये पार्टीज वगैरह हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको बस इतना ही ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके, 10A पे आते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे रूल 10 ने क्या कहा था, रूल 10 ने कहा था सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 10A, मतलब रूल 10A का जो प्रिंसिपल है उससे रूल 10 को कंप्लाई करना पड़ेगा। 10A क्या कहता है, पावर ऑफ कोर्ट टू फिक्स अ डेट ऑफ अपीयरेंस इन द कोर्ट वेयर प्लेंट इज टू बी फाइल्ड आफ्टर इट्स रिटर्न। क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। वेयर इन एनी सूट आफ्टर द डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट द प्लेंट शुड बी रिटर्न्ड, इट शैल बिफोर डूइंग सो इंटीमेट इट्स डिसीजन टू द प्लेंटिफ। अब इसको ना बड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, एक बार पहले इसकी हेड नोट को पढ़ते हैं। पावर ऑफ कोर्ट टू फिक्स अ डेट ऑफ अपीयरेंस इन द कोर्ट वेयर प्लेंट इज टू बी फाइल्ड आफ्टर इट्स रिटर्न। यहां पर बेसिकली इसका हेड नोट क्या कहता है कि अगर कोर्ट को पता चल जाता है कि गलत जुरिस्डिक्शन में सूट को इंस्टीट्यूट किया गया है, तो उसके पास यह भी पावर है कि वो सूट को ट्रांसफर कर सकता है बिफोर द प्रॉपर कोर्ट। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए ने बी के अगेंस्ट में कोई सूट इंस्टीट्यूट किया था, बी ने सब्सिक्वेंटली ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि गलत जुरिस्डिक्शन में फाइल हुआ है। कोर्ट ने मान लिया कि हाँ भैया गलत जुरिस्डिक्शन में सूट फाइल हुआ था, तो उसके पास ये पावर है कि वो प्रॉपर कोर्ट में सूट को रिटर्न कर सकता है, ठीक है। मतलब जहां पर वो सूट इंस्टीट्यूट होना चाहिए उस पर्टिकुलर कोर्ट में वो सूट को रिटर्न कर सकता है। एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं। पावर ऑफ कोर्ट टू फिक्स अ डेट ऑफ अपीयरेंस इन द कोर्ट वेयर प्लेंट इज टू बी फाइल्ड आफ्टर इट्स रिटर्न, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, वो डेट ऑफ अपीयरेंस भी बता सकता है कि वो बता दे कि भैया देखो इस जुरिस्डिक्शन के कोर्ट के पास ये सूट आपको इंस्टीट्यूट करना चाहिए था, मैं इसको यहाँ पर भेज रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि आपको इस डेट पर प्रेजेंट होना है, ठीक है। अब इसके एक बार रूल 1 को दोबारा पढ़ते हैं, सब रूल 1 को दोबारा पढ़ते हैं। वेयर इन एनी सूट आफ्टर द डिफेंडेंट इज अपीयर्ड द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट द प्लेंट शुड बी रिटर्न्ड, इट शैल बिफोर डूइंग सो इंटीमेट इट्स डिसीजन टू द प्लेंटिफ। इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूं, देखिए। अगर आपको याद हो स्टेजेस ऑफ सिविल सूट, तो सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, उससे पहले कॉज ऑफ एक्शन वगैरह होता है, उसको मैं स्किप कर दे रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होता है, उसके बाद क्या होता है आपका ऑफिस ऑब्जेक्शन, 7 डेज दिए जाते हैं कि जो भी डिफेक्ट है उसको क्योर किया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नंबरिंग होती है प्लेंट की, नंबरिंग के साथ ही
डेट टाइम और कोर्ट डिसाइड किया बताया जाता है कि इस जगह पर आपके सूट को सुना जाएगा तो आप इस दिन पे प्रेजेंट हो जाइएगा, ठीक है। तो प्लेंटिफ सबसे पहले अपीयर होता है, ठीक है। प्लेंटिफ के अपीयर होने के बाद उसको 7 दिन दिए जाते हैं कि वो पीएफ कर दे, प्रोसेस फी पे कर दे, फॉर व्हाट, फॉर इशुएंस ऑफ समन्स, मतलब यहीं पर भी इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे समन्स भी इशू हो जाते हैं, सॉरी समन्स ऑर्डर साइन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, समन्स इशू होते हैं, आई एम सो सॉरी मैंने कुछ आपको यहाँ पे गलत बता दिया। नंबरिंग के बाद प्लेंटिफ अपीयर होता है, ठीक है। समन्स ऑर्डर साइन होता है, उसके बाद 7 दिन दिए जाते हैं जब आपको प्रोसेस फी को पे करना होता है, उसका समन्स इशू हो जाते हैं, ठीक है। और समन्स इशू होने के बाद समन्स जो है वो सर्व्ड हो जाते हैं, तो शॉर्ट में एसएस लिख दिया मैं। और समन्स सर्व होने के बाद जो डिफेंडेंट है वो WS के साथ कोर्ट में प्रेजेंट होता है। अब वो जब WS के साथ कोर्ट में प्रेजेंट होगा रिटन स्टेटमेंट के साथ, तो वहां पर वो रिटन स्टेटमेंट में लिखेगा कि इस पर्टिकुलर कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है इस पर्टिकुलर सूट को इंटरटेन करने के लिए। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए 10A क्या कहता है, वेयर इन एनी सूट आफ्टर डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट द प्लेंट शुड बी रिटर्न्ड। मतलब अब रिटन स्टेटमेंट में उसने ये लिख दिया कि भैया यहां पर इस पर्टिकुलर कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है, और कोर्ट भी उस रिटन स्टेटमेंट से सेटिस्फाई हो गया कि हाँ हमारे पास जुरिसडिक्शन नहीं है इस सूट को इंटरटेन करने का। तो वो क्या करेंगे, ध्यान देखिए, इट शैल बिफोर डूइंग सो, मतलब प्लेंट को रिटर्न करने से पहले दे विल इंटीमेट इस डिसीजन टू द प्लेंटिफ, मतलब वो प्लेंटिफ को इन्फॉर्म करेंगे कि हम यहाँ पे रिटर्न ऑफ प्लेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पर प्लेंटिफ को इन्फॉर्म करने की आवश्यकता क्यों आ गई, यहाँ पर प्लेंटिफ को इन्फॉर्म करने की आवश्यकता इसलिए आ गई ताकि प्लेंटिफ को भी हम मौका दे कि वो कोर्ट में आए और वो अपने एंड के ऑब्जेक्शंस को रेज कर सके कि क्यों इस पर्टिकुलर कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है। मतलब हम लोग यहाँ पर बेसिकली एक प्रीलिमिनरी इशू फॉर्म करेंगे पहले। अगर वहाँ पे डिफेंडेंट ने मतलब बेसिकली ये प्रूफ कर दिया कि भैया आपके पास जुरिसडिक्शन नहीं है, ठीक है, तो वहाँ प्लेंटिफ और कोर्ट भी सेटिस्फाई हो गया कि हाँ भाई जुरिसडिक्शन नहीं है, तो पहले वो प्लेंटिफ को बुलाएगा और उसको भी मौका देगा कि भैया आप एक बार अगर आप चाहो तो क्लेम कर सकते हो इस रिगार्डिंग कि इस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है। इसीलिए यहाँ पे ये टर्म यूज हुआ है दैट इट शैल बिफोर डूइंग सो इंटीमेट्स इस डिसीजन टू द प्लेंटिफ, मतलब प्लेंटिफ को बुलाएंगे, उसको भी मौका देंगे कि वो चाहे तो कोर्ट में ये प्रूफ कर सकता है कि इस पर्टिकुलर कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है टू इंटरटेन द प्रेजेंट सूट। इज दैट क्लियर? लेकिन अब यहां पर जो सोचने वाली बात है वो ये है, यहां पर ये उस सिचुएशन की बात कर रहा है जब डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट के साथ कोर्ट में प्रेजेंट हो जाएगा। व्हाट अबाउट द सिचुएशन, उस सिचुएशन का क्या जहां पर रिटन स्टेटमेंट तो फाइल नहीं हुआ है? क्या रिटन स्टेटमेंट के फाइल होने से पहले भी प्लेंट को रिटर्न किया जा सकता है? द आंसर इज यस। एंड हाउ द कोर्ट विल डू सो? यस, ठीक है। एंड हाउ द कोर्ट विल डू सो? सुओ मोटो। कोर्ट कैन ऑन इट्स ओन रिटर्न द प्लेंट ऑल्सो, ठीक है। अब देखो अभी तक डिफेंडेंट अपीयर हुआ नहीं है, सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर हुआ है। अब प्राइमा फेसाई उस प्लेंट को पढ़ने के बाद कोर्ट को पहले ही पता चल गया कि भैया देखो मेरे पास तो लग नहीं रहा है कि जुरिसडिक्शन है कि मैं इस पर्टिकुलर मैटर को एंटरटेन कर सकूं। तो कोर्ट ऑन इट्स ओन सुओ मोटो भी उस प्लेंट को रिटर्न कर सकता है बिफोर द प्रॉपर कोर्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब इसके सब रूल 2 पे आते हैं। Where an intimation is given to the plaintiff under sub rule 1, the plaintiff may make an application to the court. किस चीज का एप्लीकेशन? स्पेसिफाइंग द कोर्ट इन विच ही प्रपोजेस टू प्रेजेंट द प्लेंट आफ्टर इट्स रिटर्न, प्रेइंग दैट द कोर्ट में फिक्स अ डेट फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन द सेट कोर्ट, एंड थर्ड रिक्वेस्टिंग दैट द नोटिस ऑफ द डेट सो फिक्स्ड मे बी गिवन टू हिम एंड टू द डिफेंडेंट। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। जब प्लेंट को रिटर्न किया जाता है ना, तो इसका मतलब यहां पर यह है कि प्लेंटिफ को डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कि आप एक काम करिए, जो आपका सूट है उसको प्रॉपर कोर्ट के पास फाइल करिए। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया? आप जाइए और प्रॉपर कोर्ट के पास इसको फाइल करिए। इसका सब रूल 2 ये कहता है कि अगर प्लेंटिफ को इंटीमेशन दिया गया है इस रिगार्डिंग, ठीक है, प्लेंटिफ को इंटीमेशन दिया गया इस रिगार्डिंग कि मतलब आपका जो सूट था वो गलत जुरिसडिक्शन में फाइल हो गया है, तो वहां पर प्लेंटिफ एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकता है। चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरे से गलती हो गई है, आप एक काम करो, आप उस कोर्ट को स्पेसिफाई कर दो जहां पर मुझे इस प्लेंट को प्रेजेंट करना था। ठीक है। सेकेंड, वो साथ ही साथ कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है अपने एप्लीकेशन में कि आप डेट भी फिक्स कर दो, आप डेट फिक्स कर दो जिस दिन पर मुझे और डिफेंडेंट को उस पर्टिकुलर कोर्ट में अपीयर होना है। ठीक है। और साथ ही साथ वो कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट कर सकता है
कि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों को ही इस रिगार्डिंग नोटिस दे दो कि भैया हमें किस टाइम पर और किस कोर्ट पे किस दिन में प्रेजेंट होना है। अब यहां पर ये चीज लिखने की आवश्यकता क्या है, इसकी नीड क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो समन्स को सर्व करने में ना, ठीक है, समन्स को सर्व करने का जो प्रोसीजर होता है ना बहुत लंबा होता है। अब ये जो मैं आपको इतना शॉर्ट में बता दे रहा हूँ ना, ये कि समन्स ऑर्डर जो है वो साइन हो गए, फिर प्रोसेस फी पे करने के बाद समन्स इशू हो गए, फिर वो समन्स सर्व हुए, ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। तो अगर मान लो जो प्लेंटिफ है वो दोबारा किसी कोर्ट में जाके वहां पर सूट को इंस्टीट्यूट करता है रिटर्न होने के बाद, ठीक है, तो उसको अगेन ये सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। और हमने ये मैक्सिम पढ़ा है ना, इंटरेस्ट रिपब्लिक एट फिनिस लिटियम, ठीक है। अब आपको डायरेक्शन ये दिया गया कि जल्दी से ये मैक्सिम क्या कहता है, यही कहता है ना कि जल्दी से जल्दी लिटिगेशन पे एंड करो। अगर आप दोबारा प्लेंटिफ को कहोगे कि वो सारे प्रोसीजर को दोबारा करे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर से उसका बहुत सारा टाइम खराब होगा, कोर्ट का भी टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, डायरेक्टली जो चीज़ें फाइल हो चुकी है उसको रहने दो, समन्स वगैरह सर्व हो चुके हैं, डिफेंडेंट अपीयर हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को हम डायरेक्शन दे देते हैं कि आप जो है प्रॉपर कोर्ट के पास चले जाओ, ठीक है, और दोबारा समन्स वगैरह को साइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोबारा समन्स के क्या कहते हैं, समन्स ऑर्डर को जज से साइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डिफेंडेंट और प्लेंटिफ जो है वो डायरेक्टली अपीयर हो जाएंगे बिफोर विदाउट एनी इशुएंस ऑफ समन्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसीलिए एप्लीकेशन लगा रहा है प्लेंटिफ कि उसका टाइम बच जाए। सब रूल 3, व्हेन एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द प्लेंटिफ अंडर सब रूल 2, द कोर्ट शैल, before returning the plaint and notwithstanding that the order for return of plaint was made by it on the ground that it has no jurisdiction to try the suit, A, fix a date for the appearance of the parties in the court in which the plaint is proposed to be presented. फिर से पढ़ते हैं, where an application is made by the plaintiff under sub rule 2, the court shall before returning the plaint and notwithstanding that the order for return of plaint was made by it on the ground that it has no jurisdiction to try the suit, fix a date for the appearance of the parties in the court in which the plaint is proposed to be presented. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर एप्लीकेशन फाइल किया प्लेंटिफ ने कि आप प्रॉपर कोर्ट में हमें भेज दो और बता दो कि हमें किस डेट पर अपीयर होना है, ठीक है, तो वहां पर रिटर्न ऑफ प्लेंट के ऑर्डर को पास करने से पहले ही कोर्ट एक डेट फिक्स कर देगी पार्टीज के लिए जिस दिन उनको अपीयर होना होगा बिफोर द प्रॉपर कोर्ट। बी, गिव टू द प्लेंटिफ एंड टू द डिफेंडेंट नोटिस ऑफ सच डेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को ही नोटिस प्रोवाइड कर देगी इस रिगार्डिंग कि आपको किस डेट पर प्रेजेंट होना है बिफोर द प्रॉपर कोर्ट। सब रूल 4, where the notice of the date for appearance is given under sub rule 3, it shall not be necessary for the court in which the plaint is presented after return to serve the defendant with a summons for appearance in the suit unless that court for reasons to be recorded otherwise directs, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सब रूल 3 से कंप्लाई किया गया है, अगर कोर्ट ने जो प्रायर कोर्ट था जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, अगर उसने डेट, टाइम और कोर्ट फिक्स कर दिया है जहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को प्रेजेंट होना है, तो अगेन समन्स अब डिफेंडेंट को भेजने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बी, द सेड नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी ए समन्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट इन द कोर्ट इन विच द प्लेंट इज प्रेजेंटेड ऑन द डेट सो फिक्स बाय द कोर्ट बाय विच द प्लेंट वॉज रिटर्न्ड। जो नोटिस पास किया गया है बाय द कोर्ट हु हैव रिटर्न्ड द प्लेंट, ठीक है, उस नोटिस को डीम किया जाएगा एज अ समन्स ऑर्डर। ये आपका सब रूल 4 सब रूल बी कह रहा है, ठीक है। सब रूल 5 देखते हैं, where the application made by the plaintiff under sub rule 2 is allowed by the court, the plaintiff shall not be entitled to appeal against the order returning the plaint। अब इसका मतलब क्या है, एक मिनट रुकिए, इसको यहाँ पे दिखाता हूँ। यह है आपका ऑर्डर 43 रूल 1, ठीक है, इसका रूल 1A हमें पढ़ना है। अपील फ्रॉम ऑर्डर, एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स अंडर द प्रोविजन सेक्शन 104, नेमली एन ऑर्डर अंडर रूल 10 of order 7 returning a plaint to be presented to the proper court except where the procedure specified in rule 10A of order 7 has been followed, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है कि ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर अगर प्लेंट को रिटर्न किया जा रहा है तो इट इज एन अपीलेबल ऑर्डर, ठीक है। इसको आप अपील कर सकते हो कि यहाँ पे देखो ये रिटर्न कर रहा है ये पर्टिकुलर कोर्ट, लेकिन इस पर्टिकुलर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन थी इस सूट को इंटरटेन करने की, इस प्लेंट को इंटरटेन करने की, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो ये ऑर्डर कोर्ट पास कर रहा है ये क्या है, ये एक अपीलेबल ऑर्डर है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है,
सब रूल 5 में where the application made by the plaintiff under sub rule 2 is allowed by the court, the plaintiff shall not be entitled to appeal against the order returning the plaint. यहां पर ये कह रहा है कि रूल 10A सब रूल 2 के अंदर अगर ऑर्डर पास कर दिया गया है तो वहां पर एक बार ये ऑर्डर पास हो गया तो जो प्लेंटिफ है उस अब रिटर्न ऑफ प्लेंट को वो अपील नहीं कर सकता. अच्छा, क्यों अपील नहीं कर सकता? क्योंकि सब रूल 2 में अगर प्लेंटिफ कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगा रहा है कि भैया हमें बता दो किस प्रॉपर कोर्ट में हमें जाके प्रेजेंट होना है, तो यहां पर प्लेंटिफ कहीं ना कहीं इंप्लाइडली मान रहा है ना, इंप्लाइडली क्या एक्सप्लिसिटली ये चीज मान रहा है, एक्सप्रेसली ये चीज मान रहा है कि हमने सूट को एक गलत जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में फाइल कर दिया था, हमने प्लेंट को एक गलत जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में फाइल कर दिया था. वो मान तो रहा है इंप्लाइडली यहां पर. तो भैया आप पहले मान भी गए, आपने एप्लीकेशन भी लगा दिया, अब एप्लीकेशन लगा के आपने कोर्ट और डेट भी फिक्स करवा ली, नोटिस भी इशू करवा लिया, अब उसके बाद आप कहते हो नहीं 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 ये तो गलत कोर्ट में चला गया. ऐसा नहीं चलेगा. आपने अगर एप्लीकेशन लगा दी है कि हमें प्रॉपर कोर्ट के पास भेज दो, तो उसके बाद आप रिटर्न ऑफ प्लेंट को अंडर ऑर्डर 43 रूल 1A चैलेंज नहीं कर सकते इन अपील. इज दैट क्लियर? ठीक है. अच्छा, अब 10B में एंटर करने से पहले हम लोग एक बार इसका सब रूल 2 देख लेते हैं. ठीक है, ऑर्डर 7 रूल 10 सब रूल 2 देख लेते हैं. प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग प्लेंट. On returning a plaint, the judge shall endorse thereon the date of its presentation in return, the name of the party presenting it, and a brief statement of the reason for returning it. यहां पर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज समझाई थी कि जो जज है अगर वो इस ओपिनियन पे है कि इस प्लेंट को रिटर्न करने की आवश्यकता है, इस सूट को रिटर्न करने की आवश्यकता है, तो वहां पर उसको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी. पहला क्या इंफॉर्मेशन कि ये पर्टिकुलर जो प्लेंट है ये कोर्ट में कब प्रेजेंट किया गया था, दूसरा किस डेट पे इस प्लेंट को रिटर्न किया जा रहा है, एंड ऑल्सो जो पार्टीज है उनके नाम को. अब ये सब करने की आवश्यकता क्या है? ये सब करने की आवश्यकता क्या है मैं आपको बताता हूं. ये सब करने की आवश्यकता जो है वो दी गई है सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंदर. सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट बताता है कि इस चीज की आवश्यकता क्या है कि जज को ये सारी चीजें इंडोर्स करनी पड़ रही है ऑर्डर में. आइए इसको पढ़ते हैं. Exclusion of time of proceeding bona fide in court without jurisdiction. In computing the period of limitation for any suit, the time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence in another civil proceeding, whether in a court of first instance or of appeal or revision against the defendant, shall be excluded where the proceeding relates to the same matter in issue and is prosecuted in good faith in a court which from defect of jurisdiction or other cause of like nature is unable to entertain it. इसका मतलब यहाँ पर क्या है मैं आपको समझाता हूँ. मान लो A और B के बीच में कोई मैटर हुआ, मतलब अगेन चलो भाई मान लो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ. ठीक है, A और B के बीच में सपोज कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ है. ठीक है, अब बी जो है वो क्लेम कर रहा था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ए जो है वो ये क्लेम कर रहा था नहीं प्रॉपर्टी मेरी है. अब कोई आपको ये चीज पता होगा कि किसी भी सूट को या किसी भी केस को फाइल करने का एक लिमिटेशन पीरियड होता है. ठीक है, जिस बीच में आपको सूट को प्रेजेंट करना, उस प्लेन बेसिकली सूट को आपको फाइल करना पड़ता है कोर्ट में लिमिटेशन पीरियड के अंदर. लिमिटेशन पीरियड के होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि आपको एक स्पेसिफाइड टाइम दिया गया जिस बीच में आप अपने राइट्स को रियलाइज करवा सकते हो. मतलब कोर्ट में आप जाकर क्लेम कर सकते हो कि मेरे लीगल राइट का वायलेशन हुआ था और मैं इसके लिए रेमेडी क्लेम कर रहा हूँ. अभी लिमिटेशन पीरियड डालने का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि भैया अगर मान लो आपको जो लिमिटेशन पीरियड दिया गया है उसके बाहर में आप कोई सूट इंस्टीट्यूट करते हो तो कोर्ट के लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी. जो एविडेंसेस जो कि कोर्ट को बहुत इजीली मिल सकते थे वो सारे के सारे विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी हद तक इनफ्रक्चुअस हो जाएंगे, उनका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा. इसीलिए हमने लिमिटेशन पीरियड लगा के रखा है जिस बीच में किसी भी केस को आपको फाइल करना होता है ताकि जो उस पर्टिकुलर केस के जो एविडेंसेस है ना उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे. ज़्यादा टाइम बीतेगा ना तो कई सारे केस के जो फैक्ट्स हैं वो बहुत डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, बहुत इनफ्रक्चुअस हो जाते हैं. ठीक है, हाँ लिमिटेशन पीरियड होता है. अब सपोज मान लो ए और बी के बीच में कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ. यहाँ पर मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, यहाँ पर जो लिमिटेशन पीरियड था वो 1 साल का था जिस बीच में ए को ये सूट इंस्टीट्यूट करना था बी के अगेंस्ट में. अब देखो जो ये 1 साल का टाइम फ्रेम है 365 दिन का, इट डजेंट मैटर अगर आप सूट को 364th डे पर भी इंस्टीट्यूट करें तो.
अगर 364वें दिन पे भी आप सूट को इंस्टीट्यूट करते हो तब भी इट विल बी डीम्ड कि जो सूट है उसको लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही इंस्टीट्यूट किया गया है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब सपोज सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया गया। सपोज सूट को इंस्टीट्यूट किया गया था ऑन 18 अगस्त 2025, ठीक है, एंड ऑन 18 अक्टूबर 2025 कोर्ट ने ये मान लिया कि उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी टू इंटरटेन द प्रेजेंट सूट, ठीक है, या फिर इस पर्टिकुलर कोर्ट में प्लेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था। 18 अक्टूबर को ये बात कोर्ट को पता चल गई। अब सपोज जो सूट ए ने इंस्टीट्यूट किया था वो लिमिटेशन के 364th डे के दिन किया था, ठीक है, क्या ये लिमिटेशन के अंदर है? बिल्कुल अंदर है, ठीक है। अब 18 अगस्त से लेके 18 अक्टूबर तक क्या लिमिटेशन पीरियड खत्म नहीं हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड, ठीक है। लिमिटेशन पीरियड जो है वो एक्सपायर होने वाला था 19 अगस्त को, बंदे ने सूट फाइल कर दिया 18 अगस्त को, मतलब लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही किया। लेकिन जब तक ये चीज पता चला कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तब तक 3 महीने बीत गए, ठीक है, तो 3 महीने बीत गए। अब उसके बाद तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार अब तो लिमिटेशन के बाहर हो गया है। तो यहीं पर सेक्शन 14 जो है वो पिक्चर में आ जाता है। वो ये कहता है कि अगर बोनाफाइड तरीके से प्लेंटिफ किसी सूट को लड़ रहा था और बाद में ये पता चलता है कि वहां पर उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन थी ही नहीं इस सूट को उस पर्टिकुलर मैटर को एंटरटेन करने के लिए, तो वहां पर जो भी टाइम लगा है सूट कोर्ट को डिसाइड करने में कि उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं था, मतलब फ्रॉम द डे द प्लेंट वाज प्रेजेंटेड टू द डे द कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट इट डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन द सूट, उस बीच का पूरा टाइम जो है, जो ये 3 महीना है, इट विल नॉट बी काउंटेड इन द लिमिटेशन पीरियड। यानी कि जिस दिन कोर्ट ने डिक्लेयर किया उसके बाद सिर्फ 1 दिन और बचेगा जिस बीच में जो आपके प्लेंटिफ साहब हैं वो प्रॉपर कोर्ट में सूट को इंस्टीट्यूट कर सकें। अगर इस 1 दिन में उन्होंने नहीं किया तो लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये चीज? ओके, अब इसका रूल 10B भी पढ़ लेते हैं। रूल 10B क्या कहते हैं देखते हैं। पावर ऑफ एपेलेट कोर्ट टू ट्रांसफर सूट टू द प्रॉपर कोर्ट वेयर ऑन एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर फॉर द रिटर्न ऑफ प्लेंट the court hearing the appeal confirms such order, the court of appeal may, if the plaintiff by an application so desires, while returning the plaint, direct plaintiff to file the plaint subject to the provisions of the Limitation Act 1963 in the court in which the suit should have been instituted, whether such court is within or without the state in which the court hearing the appeal is situated। मतलब ये भी हो सकता है ना कि आप सपोज हाई कोर्ट के अंदर गए थे अपील को लेके, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट को ये पता चला, दिल्ली हाई कोर्ट को ये पता चला कि जो जुरिस्डिक्शन थी वो लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को थी, ठीक है, लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जुरिस्डिक्शन थी उस सूट को एंटरटेन करने की। तो ऐसा नहीं कि दिल्ली हाई कोर्ट यहां पर नहीं भेज सकता, वो वहां भी भेज सकता है, यही कह रहे हैं यहां पे, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड फिक्स अ डेट फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज in the court in which the plaint is directed to be filed, and when the date is so fixed it shall not be necessary for the court in which the plaint is filed to serve the defendant with the summons for appearance in the suit unless that court in which the plaint is filed for reasons to be recorded otherwise directs। अब यहाँ पे समझाता हूँ बेसिकली रूल 10B क्या कहना चाहता है। ए और बी के बीच में सूट था, ठीक है, सब्सिक्वेंटली पता चल गया कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ए जो है वो बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 43 रूल 1 सब रूल ए, हाँ, ऑर्डर 43 रूल 1 सब रूल ए था कि हाँ, एक सेकेंड, हाँ, सब रूल ए था, ठीक है। इसके वर्च्यू से ए जो है वो अपील में चला गया अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिटर्न ऑफ प्लेंट, वो अपील में चला गया। अब अपील में भी कोर्ट ने जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन था कि उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उसको अपहेल्ड कर दिया। उसने बोला कि हाँ भाई इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो अगेन ए जो है वो एपेलेट कोर्ट में भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि ठीक है मैं मान लिया कि यहां पर
अब इस कोर्ट के इस सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, तो आप एक काम करो, एपलेट कोर्ट भी जो है वो वही सेम काम कर सकता है कि वो जो पर्टिकुलर मैटर है उसको प्रॉपर कोर्ट में भेज सकता है, एंड अलॉन्ग विद दैट वो एक डेट फिक्स कर सकता है जिस दिन पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को अपीयर होना है। एंड अगेन यहाँ पर जो नोटिस होगा इट विल बी डीम टू बी अ समन। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसके अब आखिरी सब रूल पे जाते हैं। सब रूल 2, द डायरेक्शन मेड बाय द कोर्ट अंडर सब रूल 1 शैल बी विदाउट एनी प्रेजुडिस टू द राइट्स ऑफ द पार्टीज टू क्वेश्चन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इन विच द प्लेंट इज फाइल टू ट्राई द सूट। अब क्या कह रहा है यहाँ पे सब रूल 2 रूल 10b का? ये कहता है कि इवन दो अगर हाई कोर्ट ने प्रॉपर कोर्ट के पास सूट को रिटर्न कर दिया है, तो इसका मतलब यहां पर यह नहीं है कि पार्टीज उस कोर्ट में जाने के बाद भी ये क्लेम ना कर सके कि उस पर्टिकुलर कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन नहीं है टू एंटरटेन द मैटर। इसका मतलब यहां पर क्या है, मैं समझाता हूं। सपोज हाई कोर्ट ने कहा कि आप एक काम करो, आपने जो साकेत में केस फाइल किया था वो 30,000 में जाएगा, ठीक है। अब 30,000 के कोर्ट रूम नंबर 302 में मैटर लग गया, और सपोज ऑन 15 नवंबर 2025 ए और बी के बीच में सूट था, ठीक है। अब जब ए और बी 15 नवंबर को अपीयर होंगे, तो ऐसा नहीं है कि यहां पर कोर्ट रूम नंबर 302 में जाने के बाद वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि भैया तुम्हारे पास भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। वो यहां पर भी क्लेम कर सकते हैं कि आपके पास भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे सब रूल 2 यही कहता है कि ऐसा नहीं है कि अगर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि आपको इस प्रॉपर कोर्ट के पास जाना है, तो उस प्रॉपर कोर्ट में जाके आप इसको चैलेंज ना कर सके कि उसके पास भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर? तो होप्स आपको रिटर्न ऑफ प्लेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, इसमें और कुछ बताना है? ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा कि भैया कुछ भी डाउट हो यार कमेंट में लिख दो, मैं उसको समझा दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आई नो लेक्चर्स में काफ़ी आपको अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको शायद काफ़ी वेट करना पड़ रहा होगा मेरे लेक्चर्स के लिए, बट अब मैं आपको इतना एश्योरेंस तो नहीं, मतलब आई नो मैं कई बार एश्योरेंस देता हूँ और मैं उस पर टिक नहीं पाता, बट अब मेरी कोशिश यही है कि आपको डेली लेक्चर्स में प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो प्रयास तो यही है, बट अगर कभी कभार टाइम नहीं रहा तो मे बी मैं किसी दिन लेक्चर ना बना पाऊँ, तो उस डिले के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।